नमस्कार, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। मैं हूं अमृता राय। सबसे पहले 7 बजे की सुर्खियों पर एक नजर। बिहार चुनाव में एनडीए की मुश्किलें बढ़ी। कुशवाहा के बाद सीपी ठाकुर ने जताई दावेदारी। मांझी गुट पर पासवान की चेतावनी। राजस्थान की मुख्यमंत्री का बीजेपी ने फिर किया बचाव। नितिन गडकरी ने आरोपों को बताया बेबुनियाद। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री की चुप्पी पर पूछे 5 सवाल। मध्य प्रदेश में पत्रकार की हत्या के 3 आरोपी गिरफ्तार। जगेंद्र हत्याकांड की सीबीआई जांच पर केंद्र और यूपी सरकार को नोटिस। पीड़ित परिवार को 30 लाख की मदद। विदेशों में काले धन के खुलासे के लिए मिल सकती है 2 महीने की मोहलत। समय सीमा का जल्द होगा ऐलान। बेहतर मानसून की उम्मीद में 414 अंक उछला सेंसेक्स। और अफगानिस्तान की संसद पर तालिबान का हमला। मुठभेड़ में 7 आतंकी ढेर। 1 बच्चे समेत 2 की मौत। और अब देखते हैं पहली खबर। बिहार में सीट बंटवारे के मुद्दे पर एनडीए गठबंधन के सहयोगी अब बीजेपी पर दबाव बढ़ा रहे हैं। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी और लोक जनशक्ति पार्टी गठबंधन में अपने लिए 50-50 से ज्यादा सीटें मांग रही हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री पद के दावेदारी के मामले पर भी ये दल बीजेपी से स्थिति साफ करने की मांग कर रहे हैं। बीजेपी जहां इन सवालों से परेशान है, तो वहीं सीपी ठाकुर ने भी खुद को मुख्यमंत्री की रेस में बताकर पार्टी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। बिहार में राष्ट्रीय लोक समता पार्टी की रविवार को हुई कार्यकारिणी में पार्टी अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाने का प्रस्ताव पास किया गया। इसके अलावा पार्टी ने 243 सीटों में से कम 67 सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा भी पेश किया। ये प्रस्ताव उस दिन पारित हुआ जब बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह पटना में मौजूद थे। बीजेपी ने अब अपने इस सहयोगी दल को सलाह दी है। बीजेपी इज लीडिंग द एनडीए अलायंस इन बिहार. And the BJP has already declared that we will go into elections without declaring a chief ministerial nominee. And after the elections, I think the newly elected legislators of the BJP and the parliamentary board will together decide who the chief minister of Bihar from the BJP should be after winning elections, after the NDA wins elections in Bihar. लेकिन उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी पर दबाव कम करने के मूड में नहीं हैं। उन्होंने सोमवार को दिल्ली में कहा कि मुख्यमंत्री पद के दावेदार की घोषणा में देरी गठबंधन पर भारी पड़ सकती है। उन्होंने बीजेपी की बिहार इकाई के बड़े नेताओं के मतभेदों की तरफ भी इशारा किया। हमारी पार्टी में कोई मतभेद जैसी स्थिति नहीं है और न हम टकराव की स्थिति बनाना चाहते हैं। हाँ, भारतीय जनता पार्टी के अंदर टकराव की स्थिति है और उस टकराव की स्थिति से बचने के लिए भी एक रास्ता हो सकता है जिसको हमारी पार्टी ने सुझाने का काम किया है। बीजेपी के 2 और सहयोगी गठबंधन में हिस्सेदारी को लेकर भिड़ गए हैं। जनता दल यूनाइटेड छोड़कर बीजेपी के साथ आए जीतन राम मांझी रामविलास पासवान को रास नहीं आते। मांझी रामविलास पासवान की राजनीति और वजूद के लिए खतरा बन सकते हैं। पासवान की मांग है कि मांझी एलजेपी छोड़कर गए लोगों को टिकट न दें, लेकिन मांझी इससे सहमत नहीं। मांझी जी का हम लोग स्वागत करते हैं। उनके आने से हमारे गठबंधन को बहुत मजबूती मिलेगी। हमारी प्रदेश कमेटी की कुछ चिंताएं थीं जिनको सुझाव के तौर पर उन्होंने हमारे प्रमुख गठबंधन दल के साथी भारतीय जनता पार्टी के सामने उन्होंने रखा। कुछ नामों को लेकर हमें चिंताएं थीं कि अगर इस तरीके के लोग जो कि लोजपा को छोड़ के गए हैं, अगर वो पुनः वापस हमारे गठबंधन के तहत चुनाव लड़ते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी पार्टी के कैडर्स में, हमारी पार्टी के सपोर्टर्स में एक रिएक्शन आ सकता है, जो सुझाव के तौर पर हम लोगों ने रखे। हकीकत यह है कि अभी सीटों को लेकर कोई चर्चा नहीं हो रही है, मुख्यमंत्री पद को लेकर कोई चर्चा नहीं हो रही है। बीजेपी ये समझती है कि चुनाव से पहले गठबंधन सहयोगियों की बयानबाजी महंगी पड़ सकती है, खासतौर पर तब जब सामने वाला गठबंधन मुख्यमंत्री का उम्मीदवार तय करके एक सुर में बोल रहा हो। श्याम सुंदर, राज्यसभा टीवी। तो बिहार चुनाव से पहले बीजेपी में किस तरह का घमासान मचा हुआ है, उस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं सीपी ठाकुर, फोन लाइन पर मौजूद हैं, राज्यसभा के सांसद भी हैं। और इसके अलावा हमारे साथ अनिल बलूनी भी जुड़ेंगे जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, दिल्ली में मौजूद हैं। लेकिन पहले मैं सीपी ठाकुर साहब आपके पास आना चाहूंगी। सहयोगी तो दबाव बढ़ा ही रहे हैं, लेकिन आपका ये बयान क्या अपनी पार्टी के लिए मुश्किलें नहीं पैदा कर रहा है ठाकुर साहब? हमारी बयान एक वो गलत बयान दिखा दिया
हाँ। मैंने सिर्फ इतना कहा कि बिहार में नरेंद्र मोदी को चेहरा आगे करके इलेक्शन लड़ा जाएगा। जी। नरेंद्र मोदी अंतर्राष्ट्रीय आदमी हैं जिन्होंने योग को अंतर्राष्ट्रीय विषय बना दिया। हाँ। अब उससे बड़ा तो चेहरा कुछ हो नहीं सकता है। जी। अब उसके बाद पार्टी जिसको डिसाइड करेगी वो मुख्यमंत्री होगा। तो आप ये कह रहे हैं कि आपकी दावेदारी का जो मामला चल रहा है ये सही नहीं है? एकदम नहीं। उन्होंने तोड़ मोड़ कर दिया। आप ये कहते हैं कि आप दावेदार नहीं हैं? नहीं, हमारी पार्टी में पार्लियामेंट की बोर्ड है, वो डिसाइड करती है सब चीज का, वही डिसाइड करती है जो करती है पासा भी लोग मानते हैं। नहीं, मैं सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ ठाकुर साहब कि क्या आप दावेदार नहीं हैं इसके? नहीं, झगड़ा है और न कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। इतना ही है कि अभी माननीय प्रधानमंत्री के नाम पर लड़ा जाएगा, बाद में जो होगा तो पार्लियामेंट की बोर्ड करेगी। जी, वो तो ठीक है, लेकिन मैं इतना जानना चाहती हूँ, आप वरिष्ठ नेता हैं, इतने सीनियर लीडर हैं बीजेपी के, बरसों तक बीजेपी के लिए काम किया है राज्य में, क्या आपको नहीं लगता है कि आपको अपनी दावेदारी के लिए आपका जो बयान था वो सही था? नहीं, दावेदारी का तो बयान ही नहीं किया तो आप वो ये क्यों पूछ रहे? वो उन्होंने जो न्यूज छाप दिया तो गलत छाप दिया। मैंने कहा कि दावेदारी का कोई सवाल नहीं है। हाँ। सवाल ये है कि पार्लियामेंट बोर्ड जो करेगी वही होता है बिहार में, हमारी पार्टी में, और इससे कोई इंडिविजुअल दावेदारी का कोई सवाल नहीं। लेकिन कोई तो चेहरा होना चाहिए ना, नहीं चेहरा होगा तो फिर इसी तरह के मसले बढ़ते रहेंगे। कोई होगा वो तो बाद में लोग डिसाइड करेंगे ना, पहले तो सीट जीतना है। कोई जीता हुआ स्टेट तो है ना बीजेपी का। जी जी जी, तो आप लोग क्या चाहते हैं कि बिना चेहरे की घोषणा किए हुए चुनाव लड़ा जाए बिहार में? लड़ा जाए जी, नरेंद्र मोदी की अगुवाई में चुनाव लड़ा जाए। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका ठाकुर साहब। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता दिल्ली में अनिल बलूनी साहब भी मौजूद हैं। बलूनी साहब, अगर आप मुझे सुन पा रहे हों तो मैं आपका स्वागत करना चाहूँगी। आपने ठाकुर साहब को तो सुना, लेकिन यहाँ पर दिल्ली में क्या कुछ हो रहा है? एक के बाद एक आपके सहयोगी आपके ऊपर दबाव बढ़ा रहे हैं। देखिए, अभी आपने कुछ समय पहले बताया कि सीपी ठाकुर जी का उनका आपने फोन ओवर भी ले लिया। उन्होंने क्लियरिटी कर दी काफ़ी कि उन्होंने ऐसा नहीं कहा, उनको गलत तरीके से दिखाया गया। पहली बात तो अमृता जी मैं कहता हूं कि सीपी ठाकुर जी ने जो कहना था वो कह दिया आपके सामने। लेकिन देखिए, एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है, एक लोकतांत्रिक देश है, हमारी लोकतांत्रिक पार्टी है। आप कह रहे हैं कि जो कहना था कह दिया, लेकिन बाकी मीडिया ये मान रही है कि उन्होंने पहले जो कहना था वो कह दिया था। संदेश तो उन्होंने पहले ही दे दिया था। मैंने कहा ना, कोई बहुत बड़ी आपत्ति की, अमृता जी, कोई बहुत बड़ी आपत्ति की बात नहीं है। लोकतंत्र में सब लोगों को अपनी अपनी बात रखने का अधिकार होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सब लोग अपनी अपनी बातें रखें, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हम लोग बैठ के तय करेंगे, इसमें कहाँ समस्याएं हैं। देखिए अमृता जी, हमारा एक लक्ष्य है कि बिहार को भय, भ्रष्टाचार और अहंकार से मुक्ति दिलाना। जिस तरह का राजकाज नीतीश कुमार कर रहे हैं, जो नीतीश कुमार जी ने जिस तरह से बिहार को चलाया, देखिए कितना अपवित्र गठबंधन है। आपने हिंदुस्तान में विश्व की राजनीति में शायद ही सुना हो अनिल बलूनी जी, वो गठबंधन बेशक अपवित्र है, लेकिन ये बताइए ये पवित्रता का कौन सा तकाजा है कि आपके सारे सहयोगी अलग अलग खींचतान मचाए हुए हैं? कोई कह रहा है हमें 50 सीट दो, कोई कह रहा है हमें 67 सीट दो, कोई कह रहा है इनको चुनाव मत लड़ाओ। ये पवित्रता की कौन सी निशानी है? बताइए ना। नहीं, देखिए अमृता जी, जब आपने बात कही मैं आपको बताता हूं। अगर कोई व्यक्ति कहता है मुझे मुख्यमंत्री बनाया जाए, कोई व्यक्ति कहता है मुझको इतनी टिकट दी जाए, कोई व्यक्ति कहता है ये क्या जाए, ये इसमें अपवित्रता कहाँ? ये तो लोकतंत्र है, ये तो डेमोक्रेसी है। लेकिन अगर नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव के जंगल राज के खिलाफ चुनाव जीत के आते हैं और उसी टर्म में बीच में उनको अपने साथ शामिल कर लेते हैं, ये अपवित्रता है। अगर उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद यादव का जंगल राज को समाप्त कीजिए और उसके खिलाफ मैंडेट लेके आते हैं, मैंडेट क्या था बिहार की जनता का? बिहार की जनता का मैंडेट था लालू प्रसाद को भगाओ। और उसके बाद एक बिल्कुल, हम कहां मना कर रहे हैं इससे। देखिए, मैंडेट तो हमको और कभी नीतीश कुमार को अकेला मैंडेट नहीं मिला। मैंडेट मिला था बीजेपी नीतीश कुमार के गठबंधन को लालू प्रसाद यादव के खिलाफ। उसी गठबंधन से हमको हटा दिया गया, लालू प्रसाद को शामिल कर लिया गया। ये अपवित्रता है, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। विश्व का कोई व्यक्ति इससे इनकार नहीं कर सकता। जी, तो आपके सारे सहयोगी आपके साथ बने हुए हैं, चाहे वो अपने अपने लिए मुख्यमंत्री पद मांग रहे हों?
अरे अमृता जी, इसमें कहाँ समस्या? मैंने कहा ना, लोकतंत्र में अगर किसी की एम्बिशन है हाँ। तो इसमें कहाँ बुराई है। लेकिन कोई ऐसा तो नहीं कह रहा कि मैं किसी को नहीं मानूंगा, मैं बन जाऊंगा बस, ऐसा नहीं है। हाँ। अगर किसी ने मुख्यमंत्री बनने की इच्छा जाहिर किया, किसी के समर्थकों ने की है, किसी के समर्थकों ने कुछ कहा, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लोकतंत्र के तकाजा है, पार्टी के अनुशासन के तकाजे में, एनडीए के अनुशासन के तकाजे में अगर कोई लोग मांग करते तो कोई आपत्ति नहीं है। तो आप ये कह रहे हैं कि अनुशासन के तकाजे में है, चाहे वो रामविलास पासवान की डिमांड हो, चाहे वो उपेंद्र कुशवाहा की डिमांड हो, और बाकी भी जो छोटे मोटे डिमांड आ रहे हैं वो तो हैं ही। बिल्कुल। मुझे लगता है, देखिए अमृता जी, हम लोग मजबूती से, चाहे रामविलास जी हो, चाहे उपेंद्र जी हो, चाहे मांझी जी हो, और भारतीय जनता पार्टी, हम सबका एक ही लक्ष्य है कि बिहार को भय, भ्रष्टाचार और अहंकार से मुक्ति दिलाना, इन लोगों की विदाई कराना, ये सब हमारा लक्ष्य है। और इस लक्ष्य को लेकर सारे एकजुट हैं। इस लक्ष्य से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, ये बात तय है। अनिल बलूनी जी, जाते जाते एक सवाल मैं जरूर पूछूंगी। आपके लक्ष्य बड़े हैं, इसलिए लक्ष्य के लिए तैयारी करना पहले से ज्यादा जरूरी है, और लगता है कि आप लोग अभी अपनी तैयारी को थोड़ा टाल रहे हैं। अगर ये आप सहयोगियों को मना लें, सीट शेयरिंग पे बातें कर ले, अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दें, तो ये सारी बातें ही नहीं सामने आएंगी, तो लक्ष्य हासिल करना ज्यादा आसान हो जाएगा। ऐसा है अमृता जी, देखिए, उचित समय पर उचित निर्णय होगा, उचित समय पर सही निर्णय किया जाएगा। आप चिंता मत कीजिए। हम भी जानते हैं कि आप सब लोग बिहार के जंगल राज से परेशान हैं। हम जंगल राज से मुक्ति दिलाएंगे, हम भ्रष्टाचार से, वहाँ भय और अहंकार के माहौल से मुक्ति दिलाएंगे, ये बात आप विश्वास रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए अनिल बलूनी साहब, बहुत शुक्रिया। बहुत अमृता जी, बहुत धन्यवाद। ये थी आज की हमारी पहली खबर। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो बात करेंगे कुलगाम मुठभेड़ में 2 आतंकी ढेर। अफगानिस्तान की संसद पर आतंकी हमला। तालिबान ने ली हमले की जिम्मेदारी। जवाबी कार्रवाई में सभी आतंकी हुए ढेर। देखिए पहली खबर, अफगान संसद पर हमला, आज रात 8 बजे। ललित मोदी विवाद में आरोपों में घिरी वसुंधरा राजे और सुषमा स्वराज को एक बार फिर केंद्र सरकार का साथ मिल गया है। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने आज कहा कि वसुंधरा पर लगे आरोप बेबुनियाद हैं और सरकार पूरी तरह से उनके साथ है। लेकिन कांग्रेस ने इस मामले पर प्रधानमंत्री की चुप्पी तोड़ने की मांग की है और साथ ही 5 सवाल भी खड़े किए हैं। कांग्रेस ने वसुंधरा राजे के साथ साथ सुषमा स्वराज के इस्तीफे की भी मांग दोहराई है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने जयपुर में राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद गडकरी ने साफ किया कि बीजेपी वसुंधरा राजे और सुषमा स्वराज के साथ है। उन्होंने कहा कि वसुंधरा पर लगे सभी आरोप बेबुनियाद हैं। हम उस समय भी वसुंधरा जी के साथ थे, आज भी साथ में हैं, और राजस्थान में वसुंधरा जी ने कोई गलती नहीं की है, न कोई करप्शन है, कोई इरेगुलरिटी है और न कोई इलीगल थिंग है। मुझे लगता है इट इज मोर देन सफिशिएंट फॉर मी। हम कल भी उनके साथ थे, आज भी साथ है। दरअसल आईपीएल के पूर्व कमिश्नर ललित मोदी से नजदीकियों के मामले में वसुंधरा राजे का नाम आने के बाद बीजेपी के किसी बड़े नेता की उनसे ये पहली मुलाकात है। गडकरी यहां नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट का उद्घाटन करने पहुंचे थे। हालांकि विपक्षी कांग्रेस इस मामले पर वसुंधरा राजे के साथ साथ विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के इस्तीफे की मांग पर कायम है। प्रधानमंत्री जी की जो चुप्पी है, जो उन्होंने चुप्पी शादी की है, उससे लगता है कि कहीं न कहीं प्रधानमंत्री जी की रेख देख में ये सब कुछ हो रहा था, क्योंकि ये प्रावधान का उल्लंघन हुआ है और एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि 4 कानून इसमें शामिल हैं। हमारी ये मांग है कि इस पर जांच होनी चाहिए।
दरअसल ललित मोदी मामले को लेकर वसुंधरा राजे विपक्ष के निशाने पर हैं। ललित मोदी ने कहा था कि 2011 में ब्रिटेन में रहने की अवधि बढ़ाने के मामले में वसुंधरा राजे ने उनकी इमिग्रेशन अर्जी का समर्थन किया था। साथ ही वसुंधरा राजे के बेटे दुष्यंत सिंह से ललित मोदी के कारोबारी रिश्तों की भी बात सामने आई थी। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज पर भी ललित मोदी को ट्रैवल वीजा दिलाने की सिफारिश के आरोप लगे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। आयुष मंत्री श्रीपद येसो नाइक ने कहा है कि राजपथ पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मुख्य अतिथि थे और इसलिए राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को आमंत्रित नहीं किया जा सकता था। आयुष मंत्री के बयान के बाद उपराष्ट्रपति कार्यालय ने कहा कि अब ये मामला खत्म हो गया है। आयुष मंत्री श्रीपद येसो नाइक ने स्पष्ट किया है कि उपराष्ट्रपति को प्रोटोकॉल की वजह से राजपथ पर हुए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में आमंत्रित नहीं किया जा सकता था। जब किसी प्रोग्राम में प्रधानमंत्री जी को जब चीफ गेस्ट बनाते हैं तो वाइस प्रेसिडेंट और माननीय प्रेसिडेंट हिज एक्सलेंसी ये उनके ऊपर होते हैं। जब प्रधानमंत्री चीफ गेस्ट हो गया तो उसको बुलाना ठीक नहीं होता, इसलिए हमने उनको इनविटेशन भेजा नहीं था। आयुष मंत्रालय के स्पष्टीकरण के बाद बीजेपी महासचिव राम माधव ने कहा कि अब ये मामला खत्म हो चुका है। The yoga event to be remembered for millions and millions of people who have participated in it. So I don't want any further controversy and any issue. As far as tweet is concerned, it was withdrawn. The matter closes there, ends there. लेकिन कांग्रेस आयुष मंत्रालय के बयान और राम माधव की माफी से संतुष्ट नहीं है। उनको बदनाम करने की कोशिश की गई, उसके लिए जनरल सेक्रेटरी को ही माफी नहीं मांगनी चाहिए, बल्कि प्रधानमंत्री और बीजेपी प्रेसिडेंट दोनों को माफी मांगनी चाहिए। एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, नंबर 2 है प्रोटोकॉल में हमारे देश के। रविवार को राम माधव ने ट्वीट कर योग दिवस कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति के शामिल नहीं होने पर सवाल उठाए थे। 18 मिनट बाद ही उन्होंने दूसरा ट्वीट कर माफी भी मांग ली और कहा कि उन्हें नहीं पता था कि उपराष्ट्रपति अस्वस्थ हैं। लेकिन उपराष्ट्रपति कार्यालय ने कहा कि उन्हें योग दिवस कार्यक्रम में बुलाया ही नहीं गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। केंद्र सरकार के अंतर्गत आने वाले स्कूलों में 6ठी से लेकर 10वीं कक्षा तक योग की पढ़ाई को अनिवार्य बना दिया गया है। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने आज स्कूली बच्चों के लिए योग पाठ्यक्रम को जारी भी कर दिया। इसके अलावा अब योग शिक्षकों को तैयार करने के लिए बीएड और एमएड स्तर पर भी योग शिक्षा को शामिल किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की ऐतिहासिक सफलता के अगले दिन केंद्र सरकार ने स्कूली स्तर पर योग शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक और कदम बढ़ाया। केंद्र सरकार के अधीन आने वाले उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में अब योग एक अनिवार्य विषय के तौर पर पढ़ाया जाएगा। दिल्ली में योग शिक्षकों के एक कार्यक्रम में मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने एनसीईआरटी की ओर से तैयार पाठ्यक्रम को जारी किया। एनसीईआरटी द्वारा कक्षा 6 से लेकर कक्षा 10 और नेशनल काउंसिल्स फॉर टीचर एजुकेशन के माध्यम से डिप्लोमा, बैचलर्स और मास्टर्स इन योगा एजुकेशन को राष्ट्र को समर्पित किया गया। इस सिलेबस को राज्य सरकारें अगर चाहें तो एम्युलेट कर सकती हैं। दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने भी कहा कि मनुष्य के संपूर्ण विकास के लिए योग जरूरी है। संप्रदायों की, धर्म की, राजनीति की, सरकारों की, ये सब लकीरें मिटेंगी तब योग होगा, तब जुड़ना संभव होगा, वरना जुड़ना संभव नहीं है। तो योग की तो ये पहली शर्त है, ये हमारी और किसी पार्टी की शर्त नहीं है, योग की पहली शर्त है। योग शिक्षक और स्कूली बच्चे भी पाठ्यक्रम में योग को विषय के तौर पर शामिल करने से उत्साहित हैं। स्कूल्स में अलग से सब्जेक्ट तो बना ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ हर टीचर को योग का ज्ञान होना चाहिए। योगा करना अच्छा लगता है, हम उसमें ताड़ासन, सेतुबंध आसन, वक्रासन जैसे अलग अलग आसन करना अच्छा लगता है। एनसीईआरटी ने 6वीं से 10वीं तक के स्कूली बच्चों के लिए ये सिलेबस तैयार किया है। प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। देश में पत्रकारों पर हमले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। ताज़ा मामला मध्य प्रदेश के बालाघाट में पत्रकार संदीप कोठारी की हत्या का है। पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है, लेकिन दूसरी तरफ जगेंद्र सिंह की हत्या की सीबीआई जांच से जुड़ी याचिका में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और उत्तर प्रदेश से जवाब मांगा है। हालांकि राज्य सरकार की ओर से मदद के ऐलान के बाद पीड़ित परिवार ने अनशन खत्म कर दिया है।
उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में पत्रकार को जिंदा जलाने के बाद अब मध्य प्रदेश के एक पत्रकार को जलाकर मारने का दर्दनाक मामला सामने आया है। बालाघाट में खनन माफियाओं को पत्रकार संदीप कोठारी का अपने खिलाफ खबरें छापना इतना नागवार गुजरा कि उन्होंने कोठारी को अगवा कर लिया और उसकी हत्या कर उसके शव को जलाकर महाराष्ट्र के वर्धा में रेलवे ट्रैक के पास फेंक दिया। मेरा भाई एक स्वच्छ पत्रकार था और ये मैंगनीज माफिया लोग हैं और भूमि माफिया लोग हैं, इनका पेपर में छापा। इन लोगों ने झूठी रिपोर्ट पुलिस के सहयोग से लिखवाए और उसका आपराधिक रिकॉर्ड बनाए। सारे लोगों ने एक गुट बना के मेरे भाई का मर्डर किए हैं। पुलिस ने पत्रकार की हत्या के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। तीनों आरोपी अवैध खनन और चिटफंड के कारोबार से जुड़े हैं। पुलिस ने पत्रकार के अपहरण में इस्तेमाल कार को बरामद कर लिया है। सभी पहलुओं पर इसमें गौर किया जाएगा। विवेचना में बड़ी ईमानदारी और पूरी पारदर्शिता इसमें बरती जाएगी। जो तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर इसमें केस डायरी में दर्ज किया जाएगा और आगामी कार्रवाई होगी इसमें। कांग्रेस ने घटना की निंदा की है और राज्य सरकार और प्रशासन पर खनन माफियाओं से मिलीभगत का आरोप लगाया है। प्रशासन, मुख्यमंत्री का पूरा परिवार इसमें जुटा हुआ है। कई अधिकारियों ने केस जब उठाया उनका स्थानांतरित कर दिया गया, उनको प्रताड़ित किया गया। पूरे तरीके से मुख्यमंत्री जी के संरक्षण में यह सारा प्रकरण चला हुआ है। मध्य प्रदेश सरकार ने विपक्ष के आरोपों को खारिज किया है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कही है। जो लोग अपराधी हैं उनको गिरफ्तार भी कर लिया है और हमारे यहाँ प्रेस की पूरी स्वतंत्रता है, प्रेस का सम्मान है, पत्रकार का सम्मान है। यदि कोई घटना हो जाती तो सरकार बहुत कड़ी कार्रवाई करती है। मीडिया जगत ने भी पत्रकारों पर बढ़ते हमलों पर चिंता जताई है। हम ये आगाह कर रहे हैं तमाम राज्यों की सरकारों को, ये लगातार ये घटनाएं हो रही हैं पत्रकारों पे हमले की। अगर ये स्थिति नहीं रुकी तो उनको शायद अंदाजा नहीं है कि पब्लिक ओपिनियन कितनी तेजी से चेंज होता है और उनके लिए सरकार चलाना मुश्किल होगा। इधर सुप्रीम कोर्ट ने पत्रकार जगेंद्र सिंह की हत्या की सीबीआई जांच से जुड़ी याचिका पर सोमवार को केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद धरने पर बैठे जगेंद्र के परिवार ने अनशन खत्म कर दिया। राज्य सरकार ने पीड़ित परिवार को आर्थिक मदद और परिवार के 2 सदस्यों को नौकरी देने का ऐलान किया है। पिछले 1 महीने में पत्रकारों पर हमले का ये चौथा मामला है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कश्मीर के कुलगाम जिले में हुई आज एक मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकवादियों को मार गिराया। इधर कश्मीर में बढ़ती आतंकवादी घटनाओं पर गृह मंत्रालय में एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने भी जम्मू कश्मीर में सीमा पार से संघर्ष विराम के उल्लंघन और आतंकवादी घटनाओं के मद्देनजर सेना को सतर्कता बरतने के लिए कहा है। रविवार देर रात सुरक्षा बलों को सूचना मिली कि कुलगाम जिले के रेडवानी बाला गांव में आतंकवादी छिपे हैं। इसके बाद सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी कर ली। आतंकवादियों की फायरिंग के बाद जवाबी कार्रवाई में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकवादियों को मार गिराया। मुठभेड़ के दौरान एक नागरिक की भी मौत हुई है और सेना के 2 जवान जख्मी हुए हैं। रात को ऑपरेशन को सस्पेंड किया ताकि कोई कोलेटरल डैमेज ना हो। मॉर्निंग में जब हमने दोबारा सर्च रिज्यूम की तो हमारी पार्टी पे फायर हुआ। इसी में गन बैटल स्टार्ट हुई और उसमें 2 मिलिटेंट मारे गए। रविवार देर रात पाकिस्तानी रेंजर्स ने 2 बार संघर्ष विराम का उल्लंघन किया। पाकिस्तानी रेंजर्स ने जम्मू जिले के आरएसपुरा सेक्टर में सीमा चौकियों पर गोली चलाई, जिसका सुरक्षा बलों ने माकूल जवाब दिया। अभी जो सूचनाएं प्राप्त हुई हैं उसके द्वारा ये पता चला है कि अंतर्राष्ट्रीय भारत पाक सीमा पर आरएसपुरा सेक्टर में पाकिस्तान द्वारा गोलीबारी की गई है। पाकिस्तान इस सेक्टर में पिछले कुछ महीनों में लगातार गोलीबारी करता रहा है। जम्मू कश्मीर में बढ़ती आतंकी घटनाओं को देखते हुए गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली में अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की, जिसमें मौजूदा हालात की समीक्षा की गई। गृह मंत्री ने अधिकारियों को जम्मू कश्मीर में सुरक्षा को लेकर सतर्कता और चौकसी बढ़ाने की हिदायत दी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। विदेशों में जमा काले धन की वापसी के मामले पर सरकार जल्द ही कोई बड़ा ऐलान कर सकती है। माना यह जा रहा है कि काले धन की जानकारी खुद जाहिर करने वालों को 2 महीने की मोहलत भी सरकार की तरफ से दी जाएगी। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड इसी महीने के आखिर में या फिर जुलाई के महीने में इस बारे में आदेश को अधिसूचित कर सकता है। देश भर में इसके लिए 4 नोडल सेंटर बनाए जाएंगे। CBDT इसके लिए काले धन की जांच के लिए बनी
एसआईटी से भी बातचीत कर रही है ताकि नियमों को और ज्यादा स्पष्ट किया जा सके। दरअसल काले धन से जुड़े कानून पर संसद में चर्चा के दौरान सरकार ने काले धन की जानकारी जाहिर करने वालों के लिए छोटी समय सीमा का ऐलान किया था। इसके तहत 30% टैक्स और 30% जुर्माना चुकाकर काले धन को सफेद धन में बदला जा सकता है। संसद से मंजूर हो चुका काले धन पर बना ये कानून अगले साल से लागू होने वाला है। अफगानिस्तान की संसद पर नाकाम हमला करने वाले सभी 7 आतंकवादियों को मार गिराया गया है। सुरक्षा बलों का मानना है कि कुछ आतंकी अब भी संसद के आसपास छुपे हो सकते हैं। हमलावरों की तलाशी के लिए बड़े पैमाने पर छापेमारी भी की जा रही है। संसद पर हुए तालिबान के हमले को इस्लामिक स्टेट और तालिबान के बीच वर्चस्व की लड़ाई के रूप में भी देखा जा रहा है। अफगानिस्तान की संसद में सुबह करीब 10:20 पर आत्मघाती तालिबानी आतंकियों ने हमला कर दिया। जब हमला हुआ तो संसद की कार्रवाई चल रही थी। गोलियों और धमाके की आवाज के बीच संसद में अफरा तफरी मच गई। सुरक्षा बलों ने इलाके को चारों ओर से घेरकर जवाबी कार्रवाई की, जिसमें सभी 7 आतंकी मारे गए। فشی بود که زمانی که متربم انفجار میکنه در عقب ازی 6 نفر تهاجمی که بودن مجهز با سلاح یا داخل میشن، ولی نیروهای امنیتی ما که وجا کندک امنیتی پارلمانی ما بود و हमले के दौरान हमलावरों ने 2 सुरक्षा घेरों को तोड़ दिया और संसद परिसर के मुख्य गेट तक पहुंच गए। आतंकियों ने ब्लास्ट करके मुख्य गेट के एक बड़े हिस्से को भी उड़ा दिया, लेकिन इमारत के अंदर दाखिल नहीं हो पाए। نو چې کوم انفجار وسو ورسته ټکان چې وسو داخل په پارلمان کې د کوم وکیل زخمی دی د کوم افسر زخمی دوه عسكر سټي زخمیان سو هغه د دوی د خدای شفا ورکړي। तालिबान ने रमजान के महीने में हमले नहीं करने के मौलवियों की अपील को भी दरकिनार कर दिया। जानकारी से इस्लामिक स्टेट के साथ तालिबान के वर्चस्व की लड़ाई के रूप में देख रहे हैं। काबुल में हुए इस हमले से एक बार फिर सवाल खड़ा हो गया है कि नाटो सैनिकों के बिना क्या अफगानिस्तान की सुरक्षा उतनी पुख्ता नहीं है। Afghanistan is going through a stage of political delicacy. The Americans, bulk of the forces are pulled out. Only about 10,000 Americans are still left. They are not adequate to control. They are basically in training or advisory capacity. संयुक्त राष्ट्र मिशन के मुताबिक आतंकवादी हमलों में बढ़ोतरी से मारे जाने वाले आम अफगान वासियों की संख्या में भी इजाफा हुआ है। यूएन के मुताबिक इस साल के शुरुआती 4 महीनों में करीब 1000 नागरिक मारे गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। 7 बजे की खबरों में फिलहाल इतना ही। आगे हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। नमस्कार।